आज के प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करें। मौर्यों के नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करें। किसका? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन कहो या नगर शासन कहो, समझ रहा जी? नगर का मतलब क्या होता है? नगर का मतलब जी शहर। तो शहर में भी सरकार होती है ना? शहरों में भी अभी के वर्तमान परिदृश्य में भी हम आपको अगर बतावें कि नगर होता है, महानगर होता है, जहाँ पर नगर पालिका होता है, महानगर पालिका होता है, वहाँ का प्रशासन को शासन को देखता है ना। तो मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में आपको समझने के लिए कि मौर्य काल में जो नगर का जो प्रशासन था, उस प्रशासन को समझने के लिए आज के प्रशासनिक ढांचे से उसकी तुलना करना पड़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। समझ रहा है? देखिए मौर्यों के नगर प्रशासन में देखिए, इसमें जिस प्रकार से अभी मैं वर्तमान परिदृश्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मौर्यों के नगर प्रशासन में पहला जो था वह केंद्रीय शासन, ठीक है। दूसरा था प्रांत। दूसरा क्या था? प्रांतीय शासन, समझते जाइए। दूसरा था प्रांतीय शासन। तीसरा था नगर शासन, समझ रहा है जी? और चौथा था ग्रामीण, ठीक है, ग्राम शासन या ग्रामीण शासन। इस तरीके से मौर्य काल में शासन चलाया जाता था, इसी प्रकार से, ठीक है जी। नगर शासन चार ठो है ना, इसी प्रकार से शासन चलाया जाता था। और मौर्य काल का जो शासन व्यवस्था जो था, कमोबेश अभी के वर्तमान समय में अगर अभी देखा जाए तो उसी की प्रतिरूप अभी देखने को मिलता है। अभी आपको हम बता रहे हैं जिस प्रकार से अभी जो शासन चलाने के भी वर्तमान सिस्टम जो हमारे देश की जो शासन चलाने की, जिस प्रकार से सबसे ऊपर का सबसे बड़ा जो सरकार जो होता है तो उसको कहते हैं ना, केंद्र सरकार कहते हैं ना। केंद्र सरकार कहते हैं ना जी। केंद्र सरकार जो शासन का सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होता है, समझते जाओ। उधर इधर उधर मत देखो। क्या चीज? मोबाइल देख रही है? मोबाइल तो लाती नहीं तो देख क्या रही है? तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, मोबाइल जब लाते नहीं तो देख क्या रहे? वही तो देख रहे हैं कि हथेलिये में कोई स्क्रीन वगैरह सेट है क्या? देख लीजिए। हाँ, सेट है कि आपकी है? केंद्र सरकार के नीचे क्या होता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के फिर नीचे आप कह सकते हैं कि नगर सरकार होता है, नगर, जिसमें नगर महानगर सब होता है। और सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम सरकार या स्थानीय सरकार कह सकते हैं ना। स्थानीय सरकार या शासन या प्रशासन जो भी कहिए, होता है कि नहीं? उसी तरह से इसकी तुलना आप इस प्रकार के अभी के जो वर्तमान में जो अभी हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चलाने के जो तरीका है, पहला केंद्र सरकार, उसके नीचे होता है राज्य सरकार के नीचे होता है नगर सरकार, मतलब नगर में नगर पालिका महानगर पालिका होता है। और सबसे शासन चलाने की सबसे छोटी इकाई स्थानीय सरकार, जिसको ग्रामीण सरकार कहते हैं। ग्राम है मुखिया सरपंच वाला जो होता है, समझ रहा नहीं? इसमें भी चार ठो है। इसका मतलब आपका मेरा ये कहने का मतलब है कि मौर्यों का जो नगर प्रशासन जो मौर्य काल का जो प्रशासन का जो ढांचा जो था, अभी जिस प्रकार से केंद्र सरकार है उसी प्रकार से उसमें क्या कहेंगे? केंद्रीय शासन। जिस प्रकार से प्रांतीय शासन उस वक्त था, वही प्रांतीय शासन अभी क्या है? प्रांत मतलब राज्य की सभी राज्यों की अपनी अपनी एक सरकार होती है कि नहीं? होता है ना, सभी राज्यों का अपनी अपनी सरकार। नगर शासन नगरों में भी क्या होता है कि चुनाव होता है कि नहीं? नगर पालिका महानगर पालिका का चुनाव होता है, महापौर का जो चुनाव होता है ना, चेयरमैन का चुनाव होता है शहरों में। उसी सिस्टम में अभी आज यहाँ पर है ग्राम शासन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में जनता अपनी सरकार को चुनता है कि नहीं? तो मौर्यकालीन जो शासन जो था, मौर्यों का जो शासन जो था, उसी शासन व्यवस्था का प्रतिरूप, उसकी पूरी झलक, उसकी पूरी सिस्टम आज के वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में भी आप देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से है कि नहीं?
समझ रहे बात को? लेकिन इसमें एक चीज और मैं बात बता दे रहा हूं, अभी जो शासन चलाने के जो तरीका है, केंद्र सरकार के पास अपनी ताकत है, राज्य सरकार के पास अपनी ताकत है, नगर पालिका में महापौर के पास, चेयरमैन के पास अपनी ताकत होती है, स्थानीय स्तर के जो सरकार होती है अपनी ताकत होती है, सब अपने अपनी ताकत का लोग इस्तेमाल करते हैं ना। अर्थात कहने का मतलब अभी क्या है कि शासन चलाने का अभी क्या है, पूरी तरह से क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। शासन चलाने का सबके पास क्या है, अपना अपना अधिकार है। समझ रहा है जी? मतलब अभी का जो है सिस्टम है, अभी शासन चलाने के सिस्टम है कि किसी एक स्तर के सरकार के पास शासन चलाने की पूरी ताकत नहीं है। ताकत का क्या है, बंटवारा है ना जी? ताकत का बंटवारा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो ताकत की जो शासन चलाने के जो बंटवारा जो था, अभी जो है इस प्रकार का बंटवारा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन शक्ति जो थी मौर्यकालीन प्रशासन में, जो शक्ति जो थी वह शक्ति पूरी की पूरी राजा के हाथ में थी। अर्थात एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। भले ही विभाग बटे हुए थे, यहाँ पर अभी वर्तमान समय भले विभाग बटा हुआ है, केंद्र सरकार है तो इसकी अपनी ताकत है, अपना ताकत का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। नगर सरकार है, नगर पालिका की, महानगर पालिका की, तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। ग्राम प्रशासन, ग्राम शासन जो होता है वो अपनी मुखिया सरपंच, वो अपनी ताकत की इस्तेमाल करता है। मतलब सबके पास अपना ताकत, अपना अधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार है। उस वक्त भी इसी प्रकार से था ना? इसी प्रकार से था, ये बात सही है। लेकिन शासन चलाने का ताकत, शासन चलाने की पूरा सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह राजा ही होता था, राजा ही होता था। कहने का मतलब कि एक घर में मान लेते हैं कि 10 गो परिवार है, 10 गो परिवार है। कहने का मतलब क्या हो गया, 10 गो परिवार है तो 10 गो परिवार में जब खाना बन गया, चारों तरफ एकदम बर्तन लगाते थे, एक गोटा को रख ले के तू खाली बर्तन लगाएगा, खाली क्या बर्तन तू एकदम लगा करके रखेगा, खानवा हमरे परोसने का अधिकार है। यहाँ तो बांट तो दिया था ढेरे मने, लेकिन परोसने का अधिकार खाली किसका था, राजा के ही पास था। तुम खाली प्लेट लगा दो लेकिन खाना हम ही डालेंगे। समझ रहे जी बात को? तो इस प्रकार से सिस्टम में था। समझ गए इसको बेटा में? हाँ, तो हमने अभी ये पूरा ऐसे हॉल बताया कि केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन और ग्राम शासन जो अभी भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं केंद्रीय शासन के बारे में नहीं, प्रांतीय शासन के बारे में नहीं, ग्राम शासन के बारे में नहीं, बल्कि कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है, नगर शासन के बारे में। इसमें आपको सिर्फ बताएंगे नगर शासन के बारे में। एक साथ अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, समझ रहे ना? इसलिए एक में नहीं बताया जा सकता। तो सिर्फ जो बताया जा रहा है मौर्य काल के नगर शासन के या नगर प्रशासन के बारे में बताया जा रहा है, न केंद्र के, न प्रांतीय के, न ग्राम के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? नगर शासन के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी हमने बताया, एक उदाहरण हमने अभी आप लोगों को बताया कि शासन चलाने का तरीका तो था, शासन चलाने का क्या था, तरीका तो था। इस प्रकार से आप फिर से समझ लीजिए कि शासन चलाने का तरीका तो मतलब सिस्टम तो बनाया गया था, लेकिन वह पूरा का पूरा सिस्टम राजा के ही हाथ में होता था। किसी भी विभाग के पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार होता नहीं था। जैसे यहाँ से अब ऐसे इस प्रकार से समझिए, केंद्रीय है ना, केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन था। केंद्रीय शासन के नीचे कौन था? प्रांतीय, है ना जी, प्रांतीय शासन था। प्रांतीय शासन के नीचे कौन था? प्रांतीय शासन के नीचे नगर शासन, नगर शासन, और नगर शासन के पीछे नीचे सबसे कौन था? ग्राम शासन था। ग्राम, हाँ, ग्राम शासन या प्रशासन या जो बोलिए, है ना जी। देख रहे शासन चलाने के लिए कितना 4 स्तर में अपने राज्य को बांटा हुआ ना, सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अधिकार जो था
वह केकर के पास था? रजवे के पास था। अधिकार किसके पास था? राजा के ही। यहां पर क्या होगा? इसका भी आदेश देने का अधिकार इसी के पास था। यहां पर जो निर्णय लिया जाएगा इसका भी अधिकार किसके पास था? यहीं पर था। यहां पर जो निर्णय लिया जाएगा इसका भी अधिकार किसके पास था? राजा के पास। कहने का मतलब कि सिस्टम तो बना दिया गया, लेकिन विभाग को तो बांट दिया गया, लेकिन कहने का मतलब किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं था। अब आइए आपको मैं बताता हूँ नगर शासन के बारे में। ये सिस्टम तो बना हुआ था, लेकिन किसी को अपना अधिकार इस्तेमाल करने का उतनी कोई आज़ादी थी ही नहीं। किसी के पास कोई आज़ादी नहीं थी। सारा निर्णय कौन लेता था? राजा ही लेता था। अर्थात शासन चलाने का जो तरीका जो था वह एकात्मक था, अर्थात एक तंत्रात्मक था, अर्थात पूरी ताकत राजा के हाथों में ही था। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ नगर प्रशासन के बारे में। देखिए, सिस्टम था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन चलाने का तरीका क्या था? एक तंत्रात्मक था। एक तंत्रात्मक कहने का मतलब सारा निर्णय, छोटा से बड़ा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राजा के पास, और कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अभी वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार जो निर्णय जो लेती है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्य सरकार उसके निर्णय को माने। राज्य सरकार के पास अपने अधिकार होता है, तो राज्य सरकार अपने शक्ति के इस्तेमाल करता है ना। ऐसा होता है कि नहीं? स्थानीय स्तर की जो भी ग्राम स्तर की जो जितने भी जो मुखिया सरपंच सरकार जो होती है उसको भी अपने गांव ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए पैसे खर्च करने का उसका भी अपना एक अधिकार होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही सारा प्रणाली बना हुआ था, लेकिन उस प्रणाली को राजा अपनी ही उंगली पर नचाता था और कोई उसको बाधित नहीं कर सकता था। तो शासन कैसा था? एक तंत्रात्मक, मतलब पूरी तंत्र का शासन एक व्यक्ति, वह व्यक्ति कौन होता था? राजा होता था। समझ में आ गया? दूसरी बात इसमें हमने लिखा है सर्वोच्च अधिकारी। कहने का मतलब राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा ही क्या था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब अभी जितने भी सारे प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, अधिकारियों की, ऑफिसर लोगों की भर्ती होती है ना जी। जब भर्ती होती है तो उन सबों के पास, सभी विभागों के पास, सभी अधिकारियों के पास अपनी अपनी ताकत होती है ना। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस वक्त राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा के कदमों में कानून बनता था, राजा के कदमों में ही कानून टूटता था। राजा कह दे दिन तो दिन, राजा कह दे रात तो रात मानना पड़ता था, चाहे वह सही हो या गलत हो। एक तंत्रात्मक था। समझ रहे जी? अर्थात सर्वोच्च अधिकारी, शासन चलाने का सर्वोच्च अधिकारी किसके पास कौन होता था? राजा ही होता था। मतलब एक गोटे सोटे मिला करके कह दें तो वो जो था, मतलब राजा के आदेश के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था। क्या? एक पत्ता भी हिलना मुश्किल था, नहीं हिल सकता था। क्या हंस रहे तुम लोग? उसमें से क्या हंस रहे? आप जैसा बनाया है उसी तरह से हम दिख रहे हैं, तो हमको देख करके हंस कहा रहे हो जी? मेरी आवाज़ को सुन करके कौन जो हमको अमरीश पुरी टाइप का डायलॉग मार दे रहे हैं क्या? हाँ, नहीं तो नहीं, खिखिया रही है कहीं। इंटरव्यू फेल कर गई है क्या? इंटरव्यू फेल करने से क्या होता है कि लोग मुंह लटकाते नहीं तो खा 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 हंसते हैं। ऐसा तो नहीं? गजब लड़की है ना। हम इधर बोल रहे हैं, इधर एकदम दांत खिसर रही है। देखो, आप पढ़ाने के समय ऐसा आप लोग को माहौल मत क्रिएट कर दो जिससे हम धत तेरी का कह दें। क्या जी? ना मछली उछली खा के आई है, कांटा उटा तो गड़ तो नहीं गया है, तो मुंह नहीं सट नहीं दे रहा है, ऊपरे ऊपरे खुल रहा होगा। नहीं, मछली खाने का है, चलने दो ना जी, कोई दिक्कत नहीं। मछली खाने के दौरान किसी को कांटा उटा गड़ जाता है ना, जब कांटा उटा गड़ जाता है तो मुँह सट नहीं देगा,
तो उसी प्रकार से कोई खा के आई है क्या रे, मुंह नहीं सट रहा है, ऐसी तो म्यूट का बटन तो आप लोगों के सिस्टम में होता ही नहीं है। कौन सी आपकी उसको कान में क्या कह रहे हैं? चलो देखो, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? हाँ, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। अभी देखो, है हल्ला नहीं, अभी वर्तमान समय में भी सरकार बहुत सारे विभागों में नियुक्ति करता है, भर्ती करता है ना। यस सर। तो सभी विभागों को अपना अपने क्षेत्र में भर्ती करने का अधिकार है कि नहीं है? सरकार सिर्फ नोटिफिकेशन निकालती है, लेकिन भर्ती का पूरा सिस्टम उस विभाग के पास होता है, वो विभाग भर्ती लेती है ना। यस सर। छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, किसी भी प्रकार की, सब सरकार लेती है, सब सरकार का ये क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है, लेकिन भर्ती लेने का काम तो उस विभाग का होता है। लेकिन नहीं, मौर्य प्रशासन के समय, मौर्य कालीन के समय नियुक्ति करना भी, किसी भी छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी की नियुक्ति करना, सब का सब नियुक्ति करना किसका काम होता था? राजा का ही होता था। समझ रहा जी? अरे कौन ची हो रहा है तो नहीं कह जे, कौन ची कुछ पा के आई है क्या? नहीं कुछ खा के आई है? हाँ? नहीं, लड़कियां लोग ना, लड़का लोग तो भांग खाता है तो मतिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लड़की लोग होते हैं खाली सूंघ लेगी ना तो 2 दिन तक माती जाती है। हाँ, खाली सूंघा दो उन लोगों को। तो नियुक्ति करना किसका काम था? राजा का। राजा। किसी भी विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करना किसका काम? राजा का काम होता था। राजा ही नियुक्ति करता था। राजा कह देता होगा हाँ इसको भर्ती ले लो, तो भर्ती हो गया, उसको नौकरी मिल गया। अब राजा कह देते हुए नहीं चल हटा, ये बकलोल टाइप के, तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया, या तो उसको नौकरी नहीं मिली। मतलब सब का सब राजा ही करता था। समझ रहे जी? यस सर। इससे इतने सारे एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो गया कि सर्वोच्च ताकत किसके हाथ में? राजा के हाथ। इसीलिए पहले कह दिया कि एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। समझ गए जी? विभागों का निरीक्षण करना, अभी जितने भी सारे प्रकार के जो विभाग हैं उन सभी विभागों का निरीक्षण करना अभी भी लोग निरीक्षण करते हैं ना। जैसे ये किसी भी क्षेत्र में जो बीडीओ जो होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, पूरे ब्लॉक के एरिया का क्षेत्र का उसका निरीक्षण करना, उसके देख रेख करना, विकास के कार्यों को देखना उसके जिम्मे है, यस सर। उस ऑफिसर के जिम्मे है। लेकिन नहीं, पूरे विभागों का निरीक्षण करना भी सब किसका काम था? देख रेख करना सब का सब राजा के ही काम था। विदेशी मामले की भी देख रेख करना किसका काम था? राजा के ही हाथ में था। आवश्यक आदेश, जितने भी सारे प्रकार का आदेश देना था किसका काम था? राजा के हाथ में। गुप्तचरों के द्वारा जानकारियां, आज भी गुप्तचर व्यवस्था है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंस गुप्तचर, मतलब किसी क्राइम को, किसी बाहरी आक्रमण को गुप्तचर विभाग क्या करती है? तो उसको सूचना करती है किसको? सरकार को, और वो सचेत हो जाती है। तो उस वक्त भी गुप्तचर व्यवस्था था। तो गुप्तचरों के द्वारा जितने भी साम्राज्य जो था, जितना बड़ा साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य से गुप्तचरों को ये नियुक्त करके रखा था, और उस गुप्तचरों के माध्यम से अपने साम्राज्य की रक्षा और सुरक्षा के बारे में जानकारी लेता था। कौन? राजा ही। समझ गया? बाहरी आक्रमणों से, अब कोई बाहरी आक्रमण कर देगा साम्राज्य के ऊपर, तो उसका भी निर्णय लेना सब क्या? राजा का। न्यायाधीश, सबसे बड़ा गजब चीज, न्यायाधीश। अभी जितने भी सारे जो लोग गुनाह करते हैं, जो क्राइम करता है, जो कानून को तोड़ता है, क्या सरकार सजा देती है? कौन देता है सजा? अरे अदालत सजा देता है ना जी। सबको सांप सूंघ गया है क्या? कोई पंखा झेल रहा है तो कोई एकदम खट्टा ढकार मार रहा है। थोड़ा कम खाया करो नाटी पाटी साटी में। गजब है। लेकिन यार सच में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के हालात बहुत ही बदतर होती है। किस मामले में जानते हो ना? बोलते हैं तो बड़ा एकदम बुरा लग जाता है बहुत से लोगों को। उस टोला में बिया है, वो कर छेका चल रहा है, उसका फलदान हो रहा है, और पढ़ाई छोड़ रहा है कि कोई, जैसे कि हम 1 घंटा पढ़ लेंगे ना तो शायद ओकर बिया और ओकर फलदान रुक जाएगा। इतना जरूरी लोग बुझने लगता है, इतना जरूरी। और जिसी दिन इन सारी बातों को जो समझ जाएगा ना, उसी दिन से उसके अंदर एक अच्छे विद्यार्थी का गुण डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
एक छोटे से काम के लिए भी सबसे पहला विद्यार्थी लोग क्या छोड़ता है? अपने कोचिंग सेंटर, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को पहले छोड़ता है। क्या करना है? कॉलेज नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, क्या करेगा मास्टरवा? अब मास्टरवा क्या कर लेगा जी? कुछ नहीं करेगा मास्टरवा, और क्या करेगा? जा दिया का लगन है ये, एकदम खा पूरा लोग कहीं कर। अभी वर्तमान समय में कोई भी क्राइम लोग करता है, कोई भी अपराध लोग जो अपराध का कार्य करता है, चोरी करता है, डकैती करता है कुछ, तो उसका निर्णय उसको सरकार देती है क्या? कि इसको फांसी की सजा होगी, सरकार सुनाती है क्या? नहीं। इसको आजीवन कारावास होगा क्या, सरकार सुनाती है क्या? नहीं। अदालत, कोर्ट कचहरी, है ना जी? उस वक्त ऐसा नहीं था। किसके पीठ के ऊपर 10 कोड़ा मारेंगे और किसके शरीर से आध किलो मांस निकालेंगे काट के? क्या बात करते हो? क्या किसको घोड़ा के पूंछ में बांध के 1 किलोमीटर तक घिसियाएंगे? निर्णय कौन लेता था? राजा। और रानी झरोखे से देखती होगी कि वाह रे वाह, हमारा स्वामी का इतनी बड़ी ताकत है, स्वामी का इतनी बड़ी ताकत है। कितना एकदम प्रफुल्लित होती होगी रानिया। क्या मुंह बनाने से थोड़ी होगा? न्यायाधीश। फैसला सुनाने के काम भी कौन करता था? राजा। समझ राजे। और इस प्रकार से आपने देखा है लड़की, इस पर खड़ा बड़ा गजब। आज आप लोग यार कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, और एकदम पूरा अनुलोम विलोम एकदम पूरा कलासमय में शुरू कर देती है। अरे अनुलोम विलोम करना है, सुबह उठो, सूरज नमस्कार करो, किसी दूसरे को, बगल वाले को, पड़ोसी को नमस्कार करो। यहाँ अनुलोम विलोम करने से क्या होगा? मिस्टेक से अनुलोम विलोम होता है जी। गजब लड़की है। चल शांत रह। इस प्रकार से आपने देखा कि शासन चलाने के तमाम सिस्टम था, लेकिन ताकत किसके पास? यहाँ पर अभी आपने देखा कि पूरी की पूरी ताकत तमाम तरह के सब विभाग है और सब में अधिकारियों की नियुक्ति किया हुआ है, लेकिन फैसला कौन लेता है? राजा ही लेता था। इसीलिए हमने इसको क्या एक तंत्रात्मक, इतने सारे तंत्र बनाए गए थे, इतने सारे सिस्टम बनाया गया था, लेकिन शासन चलाने का पूरी की पूरी ताकत राजा। समझ रहा जी? क्या? चलिए, ये हमने शासन के बारे में बताया। अब आपको हम आगे स्टेप में बता रहे हैं कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन जो था ये 6 समितियों में बटा हुआ था। कितने समितियों में? 6 समितियों में बटा हुआ था। मौर्यकालीन नगर शासन कितने समितियों में? 6 समितियों में बटा हुआ था। ये ठीक से पोछेबो नहीं करता है रे, है? क्या हो गया है? ठीक से पोछाता क्या नहीं? तुम लोग डस्टर उस्टर ठीक से बना के लेबे नहीं करता है तो ले लैनियों आँख मारने लगा है। हाँ, मिर्गी ठहर गया क्या इसको भी? ये आगे पीछे मतलब ये क्या विचार है? इसका भी कट उठ जाने का विचार है क्या? देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है कि मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में तो हमने भी सारा चीज़ को बताया। तो मौर्यों का जो नगर का जो शासन जो था, नगर में अर्थात शहर में शासन चलाने का जो तरीका जो था वह नगर शासन 6 समितियों में बटा हुआ था। कितने समितियों में? 6 समितियों। नगर शासन जो था, नगर शासन कितने समितियों में? 6 समितियों में बटा हुआ था। 6 समितियों में था। ठीक है। अब ये 6 समिति क्या था, है ना जी? 6 समितियों में बटा हुआ था। अब इन 6 समितियों में से उसके बाद इसको बताएंगे तो आपको ये पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि मौर्यकालीन नगर शासन जो 6 समितियों में बटा था, इन 6 समितियों का नाम क्या है और उन समितियों का क्या क्या काम होता था, उन समितियों के पास कौन कौन से अधिकार हुआ करता था। इसमें से पहला समिति के बारे में आप जान लीजिए। इसमें से पहले था शिल्पकला। क्या? शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति। अब शिल्पकला समिति क्या था?
आर्ट एंड कल्चर, शिल्प कला। अभी देखते हो ना कि सरकार नारा नहीं लगाती है, सरकार स्लोगन नहीं देती है। सरकार के अभी वर्तमान सरकार के द्वारा नौजवानों को, लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट का बात कहती है ना सरकार, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या, आपके अंदर योग्यता का डेवलपमेंट कैसी हो। आप योग्य बनोगे तो आपको खुद न खुद कभी न आपको स्वयं क्या कीजिएगा, रोजगार आप सृजन कर लोगे। लेकिन आपके अंदर कुछ स्किल रहेगा तब ना जी। क्या अब मान लेते हैं कि कोई कंप्यूटर चलाने के लिए सीख गया, आप कंप्यूटर चलाने के लिए सीख गया तो उसका एक रोजगार का साधन हो गया, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो गया। तो क्या जी, तो उस वक्त जिस प्रकार से अभी युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को चलाती है, उसी प्रकार से नगर शासन में भी क्या, मौर्यकालीन शासन में भी क्या था, शिल्प कला समिति, जो क्या करता था, कला और कौशल, कला और कौशल, समझ रहे ना, कला और कौशल डेवलपमेंट करने की वह कोशिश करता था। लोगों के बीच में, साम्राज्य की जो जनता था उसके अंदर कला और कौशल का विकास करने के लिए भी एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था क्या, शिल्प कला समिति। अब शिल्प कला समिति थी तो इसमें भी कुछ तो कर्मचारी लोग तो काम करता होगा, जिसके अंदर लोगों की गुणवत्ता, लोगों में योग्यता बढ़ाने का काम करता होगा। जिस प्रकार से भी वर्तमान में सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का नारा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के ट्रेड में युवाओं को, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को उसमें प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसके अंदर हुनर आता है और हुनर के बदौलत उसको रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है ना। ये सारी चीज़ें उस वक्त था। पहली समिति का नाम बताइए, शिल्प कला समिति थी। दूसरा वैदेशिक, दूसरा वैदेशिक समिति है ना जी। वैदेशिक समिति का मतलब क्या होता था, वैदेशिक निवास और भोजन। इस समिति का काम क्या था, इस समिति का काम था कि मौर्यकालीन शासन के दौरान कोई भी विदेशी लोग जब भारत में, मौर्य के साम्राज्य में जब कोई भ्रमण करने के लिए आता था, है ना जी, उस जमाने में बहुत सारे लोग आए हैं ना, जब वे लोग जब भ्रमण करने के लिए आता था तो भ्रमण करने के लिए इस समिति का, वैदेशिक समिति का यह काम था कि वो जब विदेशी यात्री जो हमारे साम्राज्य में जो आया उसका निवास स्थान की व्यवस्था करना, उसके रख रखाव, उसके भोजन की व्यवस्था करवाना, किसका काम होता था, वैदेशिक। आज भी विदेशी लोग आते हैं कि नहीं भारत में, जो बड़े बड़े जो डेलीगेटेड लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो आता है। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आया, है ना जी, भारत आया, पूरी दुनिया दंग रह गई भारत के सेलिब्रेशन से। क्या उन सेलिब्रेशंस के लोगों को भारत ने चांदी के, सोना कर, हीरे के कटोरी में खाना खिलाया। कितना सारा लोगों ने इसका विरोध किया। उन छोटा लोगों को यह समझ में आना चाहिए, अरे था तब ने खिलाया, हमारे घर में था उतनी ताकत तब ने हम तुमको परोस के दिए जी, नहीं रहता तो कैसे देते हैं। ये देश की ताकत को भी तो बताता है। पूरा एकदम तमाम तरह के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इस पर हल्ला मचाया था कि विदेशी मेहमान को सोने के थाली में, हीरे के थाली में, सोने के चम्मच से खिला रहा है। औकात है तब नहीं खिला रहे हैं भैया, नहीं रहता तो नहीं खिलाते हैं। औकात है तब ना, देश की वो ताकत है तब ना, ऐसे खिला देते क्या? पाकिस्तान वाले के खिलाने की औकात है? अरे भारत के पास वो है हुनर, वो ताकत है कि खिला सकता है। एक एक मेहमान को सोने के प्लेट में खिलाने की ताकत रखता है भारत, है तब ना जी। तो इसमें बुराई करने की क्या बात है? विदेश में क्या संदेश गया? क्या भारत भी है एक मजबूत दावेदार के रूप में आने वाले समय में, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में, जो जितने भी जो मेहमान जाता है, चाहे उस मेहमानबाजी में चाहे जितने भी मेहमान लोग हो, उन सबों के सामने सोने के प्लेट प्रस्तुत किया जाता है उसमें खाना खाने के लिए। ये भारत की ताकत को बताता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन लोगों को बुरा लगा था। खैर उस वक्त मौर्य काल के समय जो विदेशी मेहमान, जो विदेशी लोग आता था भ्रमण करने के लिए, तो ये समिति का, वैदेशिक समिति का काम था कि भैया हम कहाँ पर उसको ठहराएंगे, सुतने बैठने के कहाँ पर उसको जगह देंगे, उसकी भोजन की व्यवस्था करवाएंगे। किसका काम था? किसका काम था? वैदेशिक समिति। तीसरा देखिए जनसंख्या, है ना जी, जनसंख्या।
जनसंख्या समिति गजब है। लेकिन क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हाथ से कोशिश की जा रही है, लेकिन सारा कोशिश बेकार है। भारत में जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए मौर्य काल से ही इसकी कोशिश जारी है। बताओ तो, मौर्य काल से ही कोशिश जारी है, लेकिन आज तक इस पर कोशिश नाकाम हो गया। और भारत कोशिश करते करते नियंत्रण करने के बजाय दुनिया की नंबर 1 बन गया। दुनिया का नंबर 1 बन गया। बताओ यार, हाँ अब मजाक क्या उड़ा रहे हैं? तो बात सही है, इतना भारी देश की जनसंख्या है तो कहने में क्या क्या बुराई है भाई। अब हमारे घर में मान लेते हैं कि 50 गो व्यक्ति है, अब कहेंगे कि नहीं 35 गो, तो 4-15 गोटा को तो मोरा दोगे का जी? तुम छिपा के क्या कर लोगे? जो है सो कह रहा है। जनसंख्या आज से कोशिश चल रही है हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण करने के, लेकिन नियंत्रण करते करते पूरे विश्व की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर हम लोग आ गए। क्या जी? हाँ, तो जनसंख्या इसमें क्या करता थी? समिति का काम क्या होता था? जन प्लस मृत्यु, जन प्लस मृत्यु का लेखा जोखा रखना। कितना लोग मर गया, कितना लोग जन्म लिया, उसका लेखा जोखा रखना। आज भी है कि नहीं लेखा जोखा? ये बल्बा काहे को लाइन मार रहा है जी? गजब है, एकदम आंख टिमटी मारा है। जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना। लोग मरता है तो उसका भी सर्टिफिकेट बनाता है, लोग जन्म लेता है तो उसका भी सर्टिफिकेट बनाता है। ये सिस्टम आज से नहीं चल रहा है, बल्कि क्या मौर्यकालीन जमाने से चला रहा है। इसलिए ज़्यादा मत नितराइएगा ये सारे कि नया नया सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। कौन बनाता था जी? जनसंख्या समिति। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा में क्या था? वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब बताइए। वाणिज्य का मतलब वाणिज्य समिति। वाणिज्य समिति का मतलब क्या होता था? माप तौल। वाणिज्य समिति का, वाणिज्य का मतलब ही क्या होता है? व्यापार वाणिज्य करना, व्यापार और वाणिज्य करना। तो माप तौल का कौन व्यापारी, कौन दुकानदार कम दे रहा है, बेसी तो दे ही नहीं सकता है। बेसी कैसे दे देगा? कोई भी व्यापारी लोग किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु तुम खरीदने के लिए जा रहे हो तो वो बेसी दे देगा कि फिराक में रहता है कि कम देने का? ताज भी, अरे ईमानदारी की धत तेरी की तोर ईमानदारी। सुन इधर। तो वाणिज्य समिति का काम था कि व्यापारियों के द्वारा बाजारों में जो ग्राहक लोग जो खरीदने के लिए जो सामान वगैरह जो जाते थे उसको सही माप तौल करके दे, नकली वस्तु न दे, मिलावटी वस्तु न दे, वजन में कम न दे। आज भी है। जागो ग्राहक जागो, हाँ, मिलावटी वस्तुओं से बचो। तुमसे असली वस्तु का पैसा ऐंठ रहा है, तोरा दे दे रहा है डुप्लीकेट नकली। कुकर में ले लिया तोरा हॉकिंस का कुकर का 2200 रुपया, अल्लाह करके एक टाइम दाल बनाया, सब नाक मुंह सब ऐंठा गया, एकदम सब एकदम फुर्र दाल सब छत पर लटक गया। इसका मतलब नकली दे दिया। जागो ग्राहक जागो, है ना जी? कोपरा कानून है ना, कोपरा कानून है, 10th क्लास में पढ़ेंगे। कोपरा कानून है ये ग्राहकों के लिए। उसी प्रकार से उस वक्त भी ग्राहक प्रोटेक्शन कानून था, जिसको वाणिज्य समिति कहते हैं। माप तौल के लिए उसको जवाबदेही दी गई कि कौन देखो व्यापारी कम तौल रहा है या मिलावटी दे रहा है। जागो ग्राहक जागो। क्या? लेकिन इस प्रचार को आप लोग देखेंगे, जागो ग्राहक जागो, टीवी में, टेलीविजन, मोबाइल में आप लोग चाहे जितना भी देखते हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फेयर एंड लवली जब प्रचार आप देखिएगा, क्या एकदम ग्लोबी, एकदम 8 किस्म की आप लगाइए, आपको मिलेगी नेचुरली गोरापन। और जैसे लगाया आध घंटा के फिर करियापन। कहाँ गया तोर वादा? सब तो जैसे के तैसे। लेकिन देखो, लड़कियां लोगों का असली चेहरा अगर देखना है ना तो गर्मी में ही पता चलेगा, ठंडी में नहीं पता चलेगा। घास उसके तो निकलती है पूरा एकदम पोत के, आध किलो 2 किलो पाउडर एकदम। ठंडवा में तो नहीं कुछ एकदम होता है।
लेकिन गर्मियों में घरवा से एकदम पोत पात के निकली और जैसे ही कहीं पर धूप में खड़ी एकदम गर्मी से जैसे टप टप पसीना जैसे गिरता है, उसका असली चेहरा निखार में आने लगता है। इसलिए वह आपका कॉस्मेटिक किसी को थोड़ा दूर के थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन वह शीशा बेवकूफ़ नहीं बना। शीशा हमेशा असली चेहरा का उजागर करता है। क्यों? इसलिए हाँ, बच के रहना। सबकी इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू के लिए अगर पोत पात के अगर बैठी भी तो अगल बगल में थोड़ा पंखा उंखा लगा लेना, ताकि एक घंटा वो टिकल रहे। बस इतना हम बता दे रहे हैं, समझो। वस्तु निरीक्षक, रे हाँ ये नहीं तो क्या लगाएगी? एक से एक चीज मिलेगा बट यूज नहीं करते। हम लगाते हैं। उसको एक से एक गाना आता है लेकिन गाती नहीं है। सही से। ठीक है। वस्तु निरीक्षक है, वस्तु निरीक्षक समिति। वस्तु निरीक्षक समिति में इसमें निर्माण है, अल्लाह ने करो जी, निर्माण और गुणवत्ता, गुणवत्ता। फिर इसमें आ गया जागो, ग्राहक जागो। निर्माण और गुणवत्ता। निर्माण और गुणवत्ता कहने का मतलब कोई भी वस्तु जब बनता है तो उसके निर्माण की डेट तारीख सारा कुछ होता है कि उसमें अंकित होता है ना, कि कब बना है, कितना दिन हो गया बने हुए, कब इसकी एक्सपायरी डेट, सारा चीज़ रहता है ना। चाहे वो खाने पीने के वस्तु है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु जो खाद्य पदार्थ, उसमें सब होता है। ये सिस्टम आज ही नहीं है बाजार नियंत्रण प्रणाली, बल्कि उस जमाने से चला रहा है कि कब वस्तु में बनती है। और हर एक वस्तु में आज भी देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो में स्लोगन में देखता है कि कोई भी वस्तु को आप जब खरीदते हैं तो उसको जांच परख करके आप उसको खरीदिए कि उसकी गुणवत्ता असली है या नकली है। चाहे वो कोई मेटल्स खरीदती हो, चाहे कोई खाने पीने के वस्तु को खरीदती है। अभी देखते हैं ना, कोई भी वस्तु में आप एक चॉकलेट को भी लीजिएगा, 8 आना का भी एक चॉकलेट लीजिएगा ना, तो उसमें इस प्रकार के एक ठो साइन मिलेगा। इस प्रकार के क्या मिलता है? एक ठो साइन मिलता है। ये कंपनी के द्वारा गया एक हॉलमार्क्स है जो वस्तु की गुणवत्ता को बताता है। आज भी है तो उस वक्त भी था। तो ये जो था वस्तु निरीक्षक, वस्तु निरीक्षक का इस समिति का काम था कि जो वस्तु जो बनती है और वस्तु सही तरीके से बनती है कि नहीं, और उसकी गुणवत्ता क्या है। समझ रहे जी? अब लास्ट में आपको बता रहा हूं, वस्तु निरीक्षक समिति हो गया, और लास्ट था कर समिति। क्या? कर समिति। कर समिति कहने का मतलब क्या हो गया? आज भी लोग टैक्स देते हैं कि नहीं भैया? टैक्स जिसको कहते हैं टैक्स, है ना जी? आज भी लोग टैक्स देते हैं कि नहीं? सो बताओ तो, टैक्स देता है ना? बिक्री कर देते हो कि नहीं? वैल्यू एडेड टैक्स देते हो? अभी सब टैक्स वगैरह सब देता है ना? तो टैक्स उस वक्त भी बिक्री कर, क्या? बिक्री कर, बिक्री कर का मतलब जो भी कोई बड़े व्यापारी लोग, जो भी कंपनी के लोग जितने भी सारी वस्तुओं को बनाता है, बेचता है, तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। सरकार उस पर क्या लेती है? टैक्स लेती है। बिक्री कर क्या करता था? वसूल करता था। क्या? वसूल करता था। अर्थात कहने का मतलब कि कोई भी सरकार, चाहे अभी के वर्तमान सरकार हो या उस समय की सरकार हो, बिना टैक्स का कोई शासन और प्रशासन चला या राज्य को या देश को चला नहीं सकता है। बात समझ में? तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है? मौर्यकालीन नगर प्रशासन के वीडियो इतनी लंबी हो गया रही, एक साथ अगर मैं केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय शासन, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन को अगर मैं बताता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, ये मुश्किल था। इसीलिए आज हमने सिर्फ बताया क्या? नगर प्रशासन के बारे में। अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा प्रांतीय शासन के बारे में, केंद्रीय शासन के बारे में। समझ गए जी? बिल्कुल ठीक। चलिए जी, हटाइए।